हेलो, वेलकम यू अगेन इन द गो क्रेजी प्लेटफॉर्म। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे हिस्ट्री के लेक्चर के साथ और आज फिनिश करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21 एज पर द सीरीज। इन विच ईयर स्लाव्स नेशनलिज्म गैदर फोर्स इन द हैब्सबर्ग एंड ओटोमन एम्पायर। देखो, हैब्सबर्ग और ओटोमन एम्पायर में एक कम्युनिटी रहा करती थी जिसको स्लाव्स कहते थे। स्लाव्स के अंदर नेशनलिज्म बिल्ड होना चालू हो गया, वो ईयर था 1905। ठीक है, और धीरे धीरे करके स्लाव्स और सर्ब्स में भी नेशनलिज्म डेवलप हुआ और फाइनली दोनों के बीच कुछ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया और वही कॉन्फ्लिक्ट बाल्कन स्पार्के के नाम से जाने गया और वही बाद में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में कन्वर्ट हो गया। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज विच पोजेस इट्स ओन करेंसी, वेट एंड मीजर्स। देखो, छोटे छोटे हिस्सों को यूरोप में प्रिंसिपैलिटीज के नाम से बनाया गया। इनका मोटिव था कि ये ग्रुप में रहें और कोशिश ये रही कि इनके अलग अलग प्रिंसिपल्स पे ये वर्क भी करते थे। ठीक है, तो इनको हम लोग क्या बोलते थे? कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एली? इली एक मेजरमेंट यूनिट थी, लेंथ को यूजुअली मेजर करने के लिए एक यूनिट बनाई गई थी जिसका नाम इली था। कस्टम यूनियन जोल्वरेन वॉज प्रूशियन इनिशिएटिव इन विच ईयर? देखो, क्या हो रहा था कि कस्टम यूनियन क्रिएट किया गया था जिसका बेसिक मोटिव यही था कि जितने भी ट्रेड हैं उसको काफ़ी ज़्यादा इजी बनाना, मेजरमेंट है उसको स्टैंडर्ड लेकर आना उसमें, और यही किया गया था 1834 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द एम ऑफ द जोल्वरेन टू बाइंड द जर्मन इकोनॉमिकली इनटू अ नेशन? कुल मिला के यही कंसेप्ट यहाँ पे देखने को मिला कि एक बहुत ही फेमस फिलोसफर फ्राइड्रिच ने ये बात कही थी कि अगर आपको नेशन को बहुत अच्छे से बाइंड करना है तो आपको इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ हासिल करनी होगी। इकोनॉमिक और नेशन का काफ़ी अच्छा रिलेशन है, या यूं कहो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। अ पॉलिटिकल फिलोसफी दैट स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, एस्टेब्लिश्ड institution and customs and preferred gradual development to quick change। देखो, एक कंसेप्ट जिसमें आप ओल्ड थिंकिंग को प्रमोट करो उसको हम बोलते हैं कंजर्वेटिज्म। ठीक है, क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैटल ऑफ वाटरलू 1815 इन विच ईयर नेपोलियन वॉज डिफीटेड बाय? बैटल ऑफ वाटरलू जो कि 1815 में हुआ था, इसमें नेपोलियन हारा था। इसके अगेंस्ट में चार बड़ी बड़ी फोर्सेस थी, दैट इज ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु चेयर्ड वियना कांग्रेस इन 1815? तो ये बहुत ज़्यादा फेमस और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसको चेयर कर रहे थे ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिच। ट्रीटी ऑफ वियना वॉज ड्रू अप इन विच ईयर? ये भी ट्रीटी 1815 में हुई थी। कोशिश यही थी इस ट्रीटी का कि जितने भी कंजर्वेटिव पावर है उसको वापस से रिस्टोर करना है। क्वेश्चन नंबर 30, आफ्टर वियना कांग्रेस विच डायनेस्टी वॉज रिस्टोर्ड इन फ्रांस? तो बोर्बोन डायनेस्टी वापस से रिस्टोर की गई थी फ्रांस में। एरिस्टोक्रेटिक रूल वापस से आ गया था फ्रांस में। इसके पहले किसका रूल था? नेपोलियन बोनापार्टे। नेपोलियन हार गया था 1815 के बैटल ऑफ वाटरलू में। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर कैरिकेचरिस्ट? कैरिकेचरिस्ट बेसिकली वो पर्सन होते हैं जो एक लॉन्ग टर्म व्यू रखे, सामने वाले को क्रिटिसाइज करे या सामने वाले को ज्यादा एम्फेसाइज भी कर सकते हैं। ये मतलब बड़ा चढ़ाकर किसी बात को दिखाना, चाहे वो कार्टून्स हो चाहे वो पिक्चर्स हो, ऐसे कुछ मीडियम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इटालियन रेवोल्यूशनरी ग्यूसेपे मैजिनी वॉज बॉर्न इन? तो ग्यूसेपे मैजिनी जिन्होंने 1807 में बॉर्न हुए थे, ये इटालियन रेवोल्यूशनरी थे। इन्होंने काफ़ी हद तक इटालियन यूनिफिकेशन का एक ड्रीम देखा था और उसको पूरा करने के लिए इन्होंने काफ़ी बड़ा योगदान भी दिया था। क्वेश्चन नंबर 33, इन इनिशियल डेज मैजिनी वॉज अ मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनरी? देखो, याद रखना, इनिशियल डेज में मैजिनी कार्बोनरी सोसाइटी का मेंबर था। बाद में उसको एग्जाइल कर दिया गया और उसने फिर अपनी खुद की ओन सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म करना चालू कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर मैजिनी सेंड टू एग्जाइल? 1831 में फॉर अटेम्प्टिंग अ रेवोल्यूशन इन लाइजूरिया। एक रेवोल्यूशन हुआ जिसमें मैजिनी का काफ़ी बड़ा योगदान था। इस कारण से वहाँ के एरिस्टोक्रेटिक रूल ने मैजिनी को एग्जाइल पे भेज दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 35, हु बिलीव्ड गॉड हैड इंटेंडेड नेशन टू बी द नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड? गॉड ने पूरे नेशन को एक नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड, मतलब
मैनकाइंड ही डिसाइड करेगा कि नेशन किस तरीके से होना चाहिए। किसने कहा था? तो ये कहा था मैजिनी ने, ना कि कोई रॉयल पावर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, नेम द सीक्रेट सोसाइटी एस्टैब्लिश्ड बाय मैजिनी। तो मैजिनी सबसे पहले इनिशियल डेज में कार्बोनरी का मेंबर हुआ करता था, और फिर बाद में एग्जाइल के बाद उसने टू पर्टिकुलर सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म की। फर्स्ट वन इज यंग इटली इन मार्सेल्स एंड सेकंड वन इज यंग यूरोप इन बर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 37, जुलाई रेवोल्यूशन 1830 इन फ्रांस लेड बाय। पूरा का पूरा जुलाई रेवोल्यूशन जो कि फ्रांस में हुआ था एरिस्टोक्रेटिक रूल के अगेंस्ट, इसको लीड कौन कर रहा था? लिबरल नेशनलिस्ट। मेनली ये अपने राइट्स के प्रति ज़्यादा सचेत व्यक्ति थे, और इन्होंने पूरे के पूरे नेशनलिज्म को फॉलो करते हुए पूरा का पूरा मूवमेंट किया और वहाँ की गवर्नमेंट को वापस से इस्टेब्लिश किया। आफ्टर जुलाई रेवोल्यूशन बोर्बन डायनेस्टी रिप्लेस्ड बाय। जुलाई रेवोल्यूशन के बाद बोर्बन डायनेस्टी को किसने रिप्लेस किया? लुई फिलिप। और किस फॉर्म में आया था? एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च। ठीक है, हु कोटेड व्हेन फ्रांस नीज द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। क्या हुआ था? एक बहुत फेमस ऑस्ट्रियन चांसलर जिनका नाम ड्यूक मेटरनिच, उन्होंने कोटेशन दिया था व्हेन फ्रांस नीज रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। इसका मतलब यही था कि कोई भी इंसिडेंस अगर फ्रांस में होता है तो उसका पूरा इंपैक्ट कहाँ देखने को मिलता है? यूरोप में देखने को मिलता है, चाहे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन ही क्यों ना हो, चाहे वो जुलाई रेवोल्यूशन ही क्यों ना हो। क्वेश्चन नंबर 40, इम्पैक्ट ऑफ जुलाई रेवोल्यूशन ऑन द अदर यूरोपियन नेशन। जुलाई रेवोल्यूशन का क्या इंपैक्ट हुआ? जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन का हमने इंपैक्ट देखा कि नेशनलिज्म स्प्रेड होना चालू हो गया पूरे यूरोप में, वैसे ही जुलाई रेवोल्यूशन का भी एक इंपैक्ट था। बेल्जियम ब्रोक अवे हो गया था यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 41, एन इवेंट दैट मोबिलाइज्ड नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग द एजुकेटेड एलाइट अक्रॉस यूरोप। तो इसका आंसर है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब एक ऐसा पूरा का पूरा इवेंट जिसने पूरे के पूरे एजुकेटेड क्लास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चालू कर दिया, एंड दैट वाज ग्रीक वॉर ऑफ independence, which was started in 1821 and lasted till 1832 with the end of Treaty of Constantinople. Next question, that is question number 42, English poet Lord Byron was related to which revolution? तो ये भी Greek War of Independence से related थे। Question number 43, which treaty recognized Greece as independent nation from Ottoman Empire? The treaty was Treaty of Constantinople in the year 1832. Question number 44, who criticized the glorification of reason and science and focus instead of emotion, institution and majestic feeling? तो रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट्स। बेसिकली यहाँ पे हम बात करेंगे रोमांटिसिज्म के बारे में, जिन्होंने साइंटिफिक ग्लोरी को क्रिटिसाइज करते हुए इमोशन के बारे में काफ़ी हद तक एम्फेसाइज किया। इन्होंने पेंटिंग जैसी कुछ चीज़ें पॉपुलर की, इन्होंने सॉन्ग्स जैसी कुछ चीज़ें पॉपुलर की, फिर कुछ फेरी टेल्स वगैरह चीज़ों से नेशनलिज्म को डेवलप करना चालू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 45, ऑथर ऑफ दास वुल्फ। तो दास वुल्फ एक बहुत अच्छी बुक थी जिसने नेशनलिज्म को काफ़ी हद तक प्रमोट करने की कोशिश की, एंड द बुक वॉज रिटन बाय जर्मन फिलोसोफर जोहान गॉटफ्राइड हर्डर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु पेंटेड द मैसेकर एट चौस। ठीक है, तो यूजीन डेलाक्रोइस ने ये पेंटिंग पेंट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, फोक डांस लाइक द पोलोनेज एंड मजूरका was represented as nationalist symbol by पोलोनेज और मजूरका पोलैंड के कुछ फेमस फोक डांस थे जिनको रिप्रेजेंट किया गया था, ये एज अ नेशनलिज्म की टूल की तरह इनको प्रमोट किया गया था बाय कैरोल कुरपिंस्की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, लुई फिलिप वाज फोर्स्ड टू फ्ली इन ईयर दैट वाज 1848। जब लोग सड़कों पर आ गए और लुई फिलिप के अगेंस्ट नारे लगाने लगे तो लुई फिलिप मजबूरन वहां से भाग खड़ा हो गया था। The Revolution of Waivers in 1845 was organized in Silesia। ठीक है, एक पर्टिकुलर जगह थी जहां पे वेवर्स ने पूरा रेवोल्यूशन ऑर्गेनाइज किया। इसके पीछे का रीजन ये है कि जो शहर से मर्चेंट काम लेके गांव जाते थे वो अब गांव नहीं जाते थे। क्यों? क्योंकि इस दौरान इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश हो गई और वही काम, उससे अच्छी क्वालिटी का काम अब इंडस्ट्रीज करके दे रही थी। इसी वजह से जो कंट्री साइड्स की इकोनॉमी थी वो डाउन होने लगी और लोगों ने मर्चेंट के अगेंस्ट पूरा का पूरा रेवोल्यूशन खड़ा कर दिया। Next question, on 18th May 1848, 831 representative was elected and chaired by whom? तो he was Prussian king Frederick Wilhelm IV। ठीक है, next question, that is question number 51, who was Louis Otto Peter? तो ये एक फेमिनिस्ट थी, एक पॉलिटिशियंस थी और रेवोल्यूशनरी भी थी जिन्होंने वुमेन के राइट्स के लिए काफी ज्यादा काम किया। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 52, लार्ज लैंड ओनर्स ऑफ प्रूशिया कॉल्ड, तो जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे प्रूशिया के, उन्हें जंकर्स के नाम से भी जाना जाता था। इनके हाथ में काफ़ी बड़ी पॉलिटिकल पावर भी हुआ करती थी क्योंकि इनके हाथ में बहुत ज़्यादा मनी पावर भी थी। नेक्स्ट, ओटो वॉन बिस्मार्क फॉट 3 वॉर ओवर 7 ईयर अगेंस्ट। ओटो वॉन बिस्मार्क को जर्मन यूनिफिकेशन का मेन पर्सनैलिटी कहा जा सकता है, ठीक है। इन्होंने 3 वॉर्स लड़े ओवर 7 ईयर्स एंड दैट वॉज अगेंस्ट ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, ऑन 18th January 1871 who was proclaimed as emperor of Germany and he was Kaiser William I। काइजर का मतलब होता है किंग, तो आप ऐसा भी कह सकते हो किंग विलियम फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैव टेकन इनिशिएटिव फॉर इटली यूनिफिकेशन। इटली यूनिफिकेशन का इनिशिएटिव किसने लिया? तो उस टाइम पे इटली 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, जिसमें से सबसे पावरफुल था सर्डेनिया पेडमोंट, और उसका किंग था कौन? वेक्टर एम्यूनल सेकंड। उसी ने इनिशिएटिव लिया, 2 लोगों को अपॉइंट किया, वो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 56, इन विच ईयर इटली वॉज यूनिफाइड। तो इटली यूनिफाइड हुआ था 1861 में, और वेक्टर एम्यूनल सेकंड क्या बने थे? इटली के नए किंग, या यूनिफाइड इटली के नए किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, पर्सनैलिटी इन्वॉल्व इन इटली यूनिफिकेशन वर। तो ही वॉज काउंट कैमिलियो डी कैवर, जो स्ट्रेटजी के थ्रू काफ़ी बड़े पार्ट को यूनिफाई किया, एंड यूसेपे गैरिबेल्डी, जिन्होंने वॉर और रेवोल्यूशन के थ्रू काफ़ी ज़्यादा पार्ट को यूनिफाई किया। इन दोनों ने मिलके पूरे इटली को यूनिफाई किया था और विक्टर एम्यूनल सेकंड को नया किंग बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, इंग्लिश पार्लियामेंट विच हैड सीज पावर फ्रॉम द मोनार्च। ये कब हुआ? ये हुआ था 1688 में, जेम्स सेकंड के टाइम पे, जब इंग्लिश ने या इंग्लिश पीपल ने, इंग्लिश कम्युनिटी के पीपल ने पूरी की पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को इस्टेब्लिश कर दिया और मोनार्क की पावर को हटा के कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च इस्टेब्लिश कर दिया था इंग्लैंड में। द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 वॉज बिटवीन इंग्लैंड एंड, एक्ट ऑफ यूनियन 2 लोगों के बीच साइन हुआ, दैट वॉज इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेशनैलिटी ऑफ वुल्फटोन। तो वुल्फटोन कहाँ के थे? वुल्फटोन थे आयरलैंड के, जिन्होंने इंग्लिश एक प्रकार से डोमिनेंस को विरोध किया, लेकिन फाइनली इनका एग्जीक्यूशन या इनकी डेथ के बाद जो नदर्न आयरलैंड है वो यूनाइटेड किंगडम का पार्ट बन चुका था। नेम द ब्रिटिश फ्लैग एंड एंथम। तो ब्रिटिश फ्लैग का नाम क्या था? यूनियन जैक, और एंथम का नाम गॉड सेव अवर नोबल किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, रेड शर्ट ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय। रेड शर्ट ऑर्गेनाइजेशन किसने एस्टेब्लिश की थी? तो ही वॉज ग्यूसेपे गैरिबेल्डी, जिन्होंने इटली यूनिफिकेशन में काफी बड़ा योगदान दिया था। क्वेश्चन नंबर 63, एलिगरी ऑफ जर्मनी एंड फ्रांस। जर्मनी की एलिगरी क्या थी? जर्मेनिया, जिसमें ब्रोकन चेन, राइजिंग लाइट, या फिर आप कह सकते हो सनराइज होता हुआ दिखाई देना, ब्रेस्ट प्लेट विथ ईगल, ऐसी कुछ चीज़ों के थ्रू डिफरेंट चीज़ों को सिंबलाइज किया गया था। एंड फ्रांस की क्या थी? मैरियान, जिसमें और भी बहुत सारी चीज़ें थी। क्वेश्चन नंबर 64, ब्रोकन चेन इन जर्मेनिया रिप्रेजेंट। जर्मेनिया में ब्रोकन चेन जो रिप्रेजेंट कर रही थी वो थी बीइंग फ्रीड, कि अब हम आज़ाद हो चुके हैं एरिस्टोक्रेटिक रूल से। रेज ऑफ राइजिंग सन इन जर्मेनिया रिप्रेजेंट। तो रेस किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक नया युग, या यूं कहो एक नए एरा की बिगनिंग हो चुकी है, ठीक है। 66th क्वेश्चन, द बाल्कन टेंशन और द बाल्कन स्पार वॉज बिगिन फ्रॉम विच ईयर। बाल्कन टेंशन वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये स्टार्ट हो चुका था 1871 में, जब स्लाव्स और सर्ब्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए थे। बेसिकली स्लाव्स में नेशनलिज्म डेवलप होना चालू हो गया और धीरे धीरे बड़ी बड़ी पावर्स इन्वॉल्व हुई, और इसके कारण वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जन्म ले चुका था। क्वेश्चन नंबर 67, द मेन कॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, बाल्कन स्पार्क या बाल्कन क्राइसिस भी आप कह सकते हो, जिसमें स्लाव्स और सर्ब्स एक दूसरे के अगेंस्ट हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट वाज द पीरियड ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का पीरियड क्या था? इट वाज फ्रॉम ईयर 1914 टू ईयर 1918। क्वेश्चन नंबर 69, विच सिंबल इन जर्मेनिया रिप्रेजेंट हीरोइज्म। हीरोइज्म को क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? तो क्राउन ऑफ ओक लीव्स, मतलब कि जर्मेनिया एक बहुत पावरफुल नेशन है, अपने आप में हीरोइज्म को कैरी कर रहा था, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, जर्मेनिया गार्जियन द डैश बाय हर स्वार्ड। तो इट वाज द राइन रिवर। राइन रिवर ही क्यों? क्योंकि इकोनॉमी का जो बेसिक साधन था वो कौन सा था? राइन रिवर। उस टाइम पे काफी बड़ी इकोनॉमी राइन रिवर से कैरी होती थी। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। स्टे ट्यून्ड विद गो क्रेजी। थैंक यू।